आज का हमारा टॉपिक है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोधी वंश अंतिम था। इस वंश के 3 शासकों बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एवं इब्राहिम लोधी ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को पराजित कर लोधी वंश का अंत कर दिया था। लोधी वंश के शासकों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है। नंबर 1 है बहलोल लोधी, 1451 से 1489 ईस्वी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। वह अफगानिस्तान के गिजलाई कबीला की लोधी शाखा से संबंधित था। बहलोल लोधी के दादा मलिक बहराम फिरोज तुगलक के शासनकाल में अफगानिस्तान से आकर मुल्तान में बस गए थे। मलिक बहराम ने मुल्तान के सूबेदार मलिक मर्दान के पास नौकरी कर ली थी। मलिक बहराम के 5 पुत्र थे। इनमें से उनके 2 पुत्रों मलिक सुल्तान शाह तथा मलिक काला नामक 2 पुत्रों ने कुछ ख्याति प्राप्त कर ली थी। बहलोल लोधी के पिता का नाम मलिक काला था। मलिक काला ने खोखरों के प्रसिद्ध नेता जसरथ को पराजित कर उनके प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। बहलोल लोधी को अपने चाचा मलिक सुल्तान शाह से बहुत प्यार था, अतः वह अपने चाचा के साथ ही रहता था। मलिक सुल्तान शाह ने बहलोल लोधी का पालन बड़ी लाड प्यार से किया था। उसे अरबी, फारसी तथा उच्च कोटि की सैनिक शिक्षा दी गई। मलिक सुल्तान शाह को सैयद वंश के शासक खिज्र खां ने 1419 ईस्वी में सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसे इस्लाम शाह की उपाधि से विभूषित किया था। मलिक सुल्तान शाह बहलोल लोधी के गुणों एवं विशेषकर उसकी सैनिक प्रतिभा से बहुत प्रभावित था, अतः उसने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र कुतुब खान की अपेक्षा बहलोल लोधी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार बहलोल लोधी सरहिंद का सूबेदार नियुक्त हुआ। बहलोल लोधी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के स्वप्न देखने लगा था। एक बार उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह की मालवा के शासक महमूद खलजी के विरुद्ध मूल्यवान सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे खान ए जहां की उपाधि से विभूषित किया था। इससे बहलोल लोधी की प्रसिद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के अपने वजीर हमीद खां के मध्य बहुत कटुता के संबंध थे, अतः वह दिल्ली छोड़कर बदायूं स्थित अपनी जागीर पर चला गया। ऐसे संकट के समय में हमीद खां ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बहलोल लोधी को दिल्ली आने के लिए निमंत्रण दिया। बहलोल लोधी तो इसी स्वर्ण अवसर की प्रतीक्षा में था। वह तुरंत एक सेना के साथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचते पर बहलोल लोधी ने हमीद खां के प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया, अतः हमीद खां बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहलोल लोधी एवं उसके साथियों को दरबार में आने की अनुमति दे दी। एक दिन अवसर पाकर बहलोल लोधी ने हमीद खां को बंदी बना लिया। इसके पश्चात बहलोल लोधी ने बदायूं में निवास कर रहे सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली आकर सिंहासन संभालने के लिए निमंत्रण भेजा। अलाउद्दीन को अपने प्राणों का भय था, अतः उसने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने राजदूत के हाथ यह कहला भेजा कि मेरे पिता आपको अपना पुत्र कहकर पुकारते थे, अतः आप मेरे बड़े भाई के समान हैं। बहलोल लोधी वास्तव में इसी उत्तर की प्रतीक्षा में था, अतः उसने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को अब्बू मुजफ्फर बहलोल शाह की उपाधि को धारण कर सिंहासन पर बैठा। आगे है बहलोल लोधी की समस्याएं। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने दिल्ली का सिंहासन तो प्राप्त कर लिया था, पर यह कोई फूलों की सेज नहीं थी। उसके सामने पहाड़ जैसी समस्याएं थी। उस समय दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व लगभग न के बराबर था। सुल्तान की शक्ति, प्रतिष्ठा एवं गौरव सभी समाप्त हो गए थे। उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र एवं पंजाब में अराजकता फैली हुई थी। पंजाब विद्रोहियों का अड्डा बन गया था। दोआब में भी विद्रोह पुनः भड़क उठे थे। जौनपुर के शर्की शासकों ने अपनी शक्ति एवं राज्य की सीमाओं में काफ़ी विस्तार कर लिया था। वे दिल्ली को अपने अधीन करने की लालसा रखते थे। सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह अभी भी जीवित था।
वह किसी समय भी बहलोल लोधी के लिए खतरे की घंटी बन सकता था। हामिद खान के मित्र भी सुल्तान के विरोधी थे। दिल्ली दरबार में अनेक गुट थे जो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग आलाप कर रहे थे। अफगान अमीर अपनी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं चाहते थे। प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह शिथिल थी। राज्य का खजाना लगभग खाली था। दूसरा है बहलोल लोधी की सफलताएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुल्तान बहलोल लोधी के समक्ष अनेक गंभीर समस्याएं थीं। इसके बावजूद बहलोल लोधी ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपने शासनकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। नंबर 1 है अमीरों के साथ अच्छे संबंध। बहलोल लोधी एक योग्य एवं चतुर शासक था। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि उसकी शक्ति का वास्तविक स्तंभ अफगान अमीर है। उनके सहयोग के बिना उसके लिए राज्य की समक्ष कठिनाइयों पर सफलता प्राप्त करना असंभव था। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहलोल लोधी ने अपने अफगान अमीरों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे। उसने अफगान अमीरों को उच्च पद पर एवं जागीरें दी। उसने अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया। वह कभी भी मजलिस में सिंहासन पर नहीं बैठता था। वह अपने अमीरों के साथ एक ही कालीन पर बैठता था। वह अमीरों को दरबार में खड़े रहने के लिए बाध्य नहीं करता था। यदि कोई अमीर उसके सम्मुख रख देता, वह कहता कि यदि आप मुझे अयोग्य समझते हैं तो मेरा वध कर दीजिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए। इस व्यवहार से अमीर लज्जित हो जाता तथा सुल्तान को अपना पूर्ण सहयोग देता। इस प्रकार बहलोल लोधी की अमीरों के प्रति नीति काफ़ी सीमा तक सफल रही। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार बहलोल की यह नीति उसके संपूर्ण शासनकाल में सफल रही और उसके शक्तिशाली अफगान अमीरों ने उसे कभी कोई कष्ट नहीं दिया। दूसरा है विद्रोहों का दमन। बहलोल लोधी को अपने शासनकाल के आरंभ में अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। अतः उसका सर्वप्रथम कार्य इन विद्रोहों का दमन कर राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करना था। बहलोल लोधी ने सर्वप्रथम अहमद खान मेवाती की ओर ध्यान दिया। वह मेवात पर शासन करता था। उसने आसपास के क्षेत्रों में अपनी लूटमार द्वारा आतंक मचा रखा था। बहलोल लोधी इसे सहन करने को तैयार नहीं था। अतः उसने एक सेना लेकर मेवात की ओर कूच किया। अहमद खान ने भयभीत होकर अपने हथियार डाल दिए। बहलोल लोधी ने उसके 6 जिलों को छीनकर दिल्ली में सम्मिलित कर लिया। इसके पश्चात बहलोल लोधी ने दरिया खां के विरुद्ध कूच किया। उसने संभल में बहलोल लोधी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दरिया खां भी बहलोल लोधी से पराजित हो गया। बहलोल लोधी ने उसके 7 परगनों को छीन लिया। इसके पश्चात बहलोल लोधी ने कोयल अलीगढ़ के ईसा खां के विद्रोह का दमन किया। बहलोल लोधी ने उसे उसके प्रदेशों को लौटा दिया। इसी प्रकार स्कीट के सूबेदार मुबारक खां, मैनपुरी तथा भोगाम के राजा प्रताप सिंह तथा रेवाड़ी के कुतुब खां के विद्रोहों का दमन करके उनके प्रदेश लौटा दिए गए। मुल्तान तथा सरहिंद में हुए विद्रोहों का भी दमन किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार इस प्रकार अपनी कठोर नीति के कारण सुल्तान को दिल्ली के छोटे से राज्य में व्यवस्था और अनुशासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। तीसरा है जौनपुर के साथ लड़ाई। बहलोल लोधी का जौनपुर के शर्की शासक महमूद शाह के साथ एक दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष के कई कारण थे। प्रथम, जौनपुर के शासक महमूद शाह ने सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी रज्जो के साथ हुआ था। वह अपने पति को बहलोल लोधी के विरुद्ध अपने पिता का अपमान लेने के लिए उकसा रही थी। दूसरा, बहलोल लोधी जिस समय सरहिंद के विद्रोह को दमन के लिए दिल्ली से गया हुआ था, उस समय उसके असंतुष्ट कुछ दरबारी अमीरों ने स्वर्ण अवसर को देखते हुए महमूद शाह को दिल्ली आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। महमूद शाह, जो काफ़ी समय से दिल्ली के सिंहासन पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा था,
फौरन 1,70,000 अश्वारोही तथा 1,400 हाथियों की विशाल सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। बहलोल लोधी यह सूचना पाकर शीघ्र ही राजधानी लौट आया। रास्ते में फतेह खां के नेतृत्व में एक सेना बहलोल लोधी का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। संकट के इस समय में बहलोल लोधी के चचेरे भाई कुतुब खां लोधी ने फतेह खां के सेनापति दरिया खां लोधी को अपनी बिरादरी का खून न बहाने के लिए प्रार्थना की। दरिया खां लोधी ने उसकी बातों में आकर फतेह खां का पक्ष त्याग दिया। इस कारण फतेह खां की शक्ति कमज़ोर हो गई। इस कारण वह लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया। कुछ समय के पश्चात महमूद शाह की रानी ने उसे बहलोल लोधी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, अतः वह एक सेना के साथ इटावा की ओर चल पड़ा। बहलोल लोधी ने उसकी सेना का मुकाबला करने के लिए तुरंत एक सेना को भेजा। युद्ध के अनिर्णित रहने के कारण दोनों पक्षों में संधि हो गई। इस संधि के कारण दोनों पक्षों ने एक दूसरे के युद्धबंदियों एवं हथियारों को वापस लौटाने की बात को माना। शीघ्र पश्चात ही जौनपुर में एक क्रांति द्वारा महमूद शाह शर्की का तख्ता पलट दिया गया एवं हुसैन शाह शर्की सिंहासन पर बैठा। उसने भी बहलोल लोधी के विरुद्ध जौनपुर के संघर्ष को जारी रखा। यह संघर्ष अनेक वर्षों तक जारी रहा। इस संघर्ष के अंत में हुसैन शाह को पराजय का सामना करना पड़ा एवं बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के निज़ामी तथा डॉक्टर मोहम्मद हबीब के अनुसार इस विजय से बहलोल की प्रतिष्ठा बढ़ी तथा उसके दुश्मन भयभीत हो गए। एक अन्य इतिहासकार के अनुसार जौनपुर की विजय ने बहलोल की शक्ति में काफ़ी वृद्धि की। चौथा अन्य विजय, जौनपुर की विजय बहलोल लोधी की सबसे महान सफलता थी। उसकी इस विजय से प्रभावित होकर धौलपुर, बर्न, संभल, कंपिल, कालपी तथा अलीपुर के शासकों ने बहलोल लोधी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। बहलोल लोधी की अंतिम विजय ग्वालियर की थी। 1889 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मान सिंह ने बहलोल लोधी की सेना का थोड़ा सा मुकाबला करने के बाद उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ग्वालियर से वापस लौटते समय जलाली नामक स्थान के निकट जुलाई 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। पांचवा है बहलोल लोधी का मूल्यांकन। बहलोल लोधी ने अपनी योग्यता, परिश्रम, साहस, वीरता एवं महत्वाकांक्षा के बल पर लोधी राजवंश की स्थापना की। वह बहुत दूरदृष्टि वाला शासक था। उसने यह अनुभव कर लिया था कि उसके लिए तुगलक शासन काल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुए राज्यों को पुनः अधीन करना संभव नहीं है। इसलिए बहलोल लोधी ने कभी भी इन प्रदेशों को विजित करने का स्वप्न नहीं देखा। वह दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को विजित कर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इस उद्देश्य में वह काफ़ी सीमा तक सफल रहा। उसने विभिन्न विद्रोहों का दमन कर राज्य में शांति स्थापित की। उसने अपने अफगान अमीरों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे। परिणाम स्वरूप बहलोल लोधी को उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त रहा। बहलोल लोधी बहुत दयालु शासक था। उसने अपने द्वार से कभी किसी भिखारी को निराश नहीं जाने दिया। स्त्रियों का वह विशेष सम्मान करता था। एक बार जब जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की की बेगम युद्ध के दौरान उसके हाथ लग गई थी तो उसने पूर्ण आदर एवं शिष्टता के साथ उसके पति के पास वापस भेज दिया था। यद्यपि बहलोल लोधी स्वयं अधिक शिक्षित नहीं था, किंतु वह विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। निरंतर युद्धों में व्यस्त रहने के कारण उसे प्रशासन में सुधारों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.सी. चौधरी के अनुसार बहलोल लोधी को सल्तनत को पुनर्जीवन देने तथा इसकी सीमाओं का विस्तार करने एवं इसकी गिरती हुई शक्ति एवं गौरव को पुनः स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। एक अन्य इतिहासकार प्रोफेसर L.P. शर्मा के अनुसार बहलोल एक योग्य शासक प्रमाणित हुआ। यह उसके प्रयासों एवं सैनिक प्रतिभा का परिणाम था कि लोधी वंश को दिल्ली सल्तनत के इतिहास में स्थान मिला।